जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हम आपके साथ दोबारा मिल रहे हैं। मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूं कि आज हमारा मौजू है न्यूरो सर्जरी का, जिसमें हेड इंजरीज बहुत ज्यादा कॉमन है। सर की चोटें घरों में बच्चे आम बात होती है, मतलब पलंग से गिर जाते हैं, किसी ऊंचाई से गिर जाते हैं। बसंत के दिनों में छतों से बेशुमार लोग गिर जाते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, चोटें नहीं, दिमाग कुछ होता है, वो इंजरी हो जाती। इन्हें इज्तिमाई तौर पर या मजमूई तौर पर हम हेड इंजरीज कहते हैं। ये बहुत अहम हो जाता है कि हेड इंजरी उसका फौरी तौर पर ट्रीटमेंट, यानी उस हादसे के जगह से लेकर हॉस्पिटल के अंदर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर तक जाने में वो केयर बहुत अहम हो जाती, जिसको हम इमरजेंसी ट्रीटमेंट कह सकते हैं। फिर हॉस्पिटल के अंदर न्यूरो सर्जरी के शोबे के अंदर डिफाइनेटिव ट्रीटमेंट हो जाती, जो कि फैसला कुन होती है कि मरीज इस चोट से बचेगा, नहीं बचेगा, या कितना डैमेज होगा। तो प्रोफेसर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा हमें, हमारे व्यूअर्स को हेड इंजरीज के बारे में बताएं। ये होती क्या है, इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है, और इनकी प्रिवेंशन भी कैसे हो सकती, और ट्रीटमेंट होती है अच्छे यूनिट्स में, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स में क्या होती है? डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि हेड इंजरीज प्रिवेंशन इज बेटर इन एवरी फील्ड, क्योंकि हेड इंजरी एक ऐसा चोट, ऐसी ब्रेन की चोट, एक ऐसी चोट है कि इसकी ग्रेविटी में जाए तो इसमें डिपेंडिंग अपॉन कि किस स्पीड पे आपका एक्सीडेंट हुआ, किस जोर के साथ आपके सर पे डंडा लगा है, ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं कि इंजरी की सिवियरिटी क्या है। तो यहाँ जैसे जैसे मैकेनाइजेशन हो रही है, हमारे ट्रैफिक बढ़ रही है, लोगों में आपस में लोगों में थोड़ा सा एटीट्यूड लोगों का चेंज हो रहा है, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, और जो चीज़ें हमने पहले कभी नहीं देखी थी उनमें ये आपके गन शॉट इंजरीज हैं, जो पहले कभी रेयर शायद नाज़र होती थी, अब डेली कोई बम ब्लास्ट के साथ आ रहे हैं, कोई गन शॉट इंजरीज के साथ आ रहे हैं। तो ये वक्त के साथ साथ रहा है, और ये चीजें अगर इनको प्रिवेंट किया जाए तो बेशुमार लोड हॉस्पिटल के ऊपर भी कम हो सकता है, और वही टाइम हम दूसरे मरीजों की आम बीमारियों की ट्रीटमेंट में भी सर्व कर सकते हैं। और ये जरूरी है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि ये कैसे हम ये इंजरी जो है इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। अब ट्रैफिक को ले लीजिए, हमारे मुल्क में ट्रैफिक का निज़ाम इतना है, इसमें इर्रेगुलर है, किसी को पता नहीं होता कोई राइट साइड पे जा रहा है, कोई लेफ्ट साइड पे जा रहा है। और अगर ट्रैफिक को ही सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर लिया जाए तो इजाजत से कॉल लेने प्लीज। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। कौन सा बोल रहे हैं जी? सर अस्सलाम वालेकुम, मैं सर लाहौर से तारिक बात कर रहा हूँ। जी तारिक साहब, खुश आमदेद, कैसे हैं आप? सर मसला ये है कि मेरे दोस्त हैं, उनको रोड एक्सीडेंट में सर पे चोट लगी है। जी जी। तो इस वक्त वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है। जी जी। तो वो उठ नहीं रहे हैं, जैसे वो बंदा कॉमे में चला जाता है, इस तरह की सर सूरत आ रहा है। तो हम लोग बहुत परेशान है, प्लीज आप डॉक्टर से इसके मतलब जरा प्लीज बता दीजिएगा। जी जरूर जी, अभी डॉक्टर साहब आपका जवाब देते हैं। तारिक साहब, कॉल करने का बहुत शुक्रिया। जब हेड इंजरी सवेयर हो जाती तो व्यूअर्स अक्सर यही होता है कि मरीज एक बिल्कुल शदीद गशी, जिसे कोमे की कैफियत कहा जाता है, न्यूरो सर्जरी का या ब्रेन सर्जरी का एक इंटेग्रल या लाजमी जुज्व होता है, जिसको इंटेंसिव केयर यूनिट कहते हैं, आईसीयू कहते हैं। वो हम उसी की तरफ आ रहे थे कि ये एक हिस्सा होता है कि अब मरीज को चोट तो लगी, अब उसको हम किस तरह जो है वो ट्रीट करते हैं, और इसमें आईसीयू केयर का रोल डॉक्टर साहब कितना है? हेड इंजरी के बारे में ये कि बिल्कुल ही नाउम्मीद नहीं होना चाहिए कि हेड इंजरी के साथ अगर प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट की जाए तो सीरियस मरीज जो सीरियस हेड इंजरी होते हैं उसमें भी बहुत सारे लोग बच जाते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर इंटेंसिव केयर हो, और कई दफ़ा कई दिन और कई हफ्ते और कई महीने बेहोश रहने के बाद बिल्कुल होश में आ जाते हैं, बाद में नॉर्मल ज़िंदगी अपनी गुजारते हैं। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आम लोगों को आइडिया नहीं होता कि किस किस्म का ट्रीटमेंट है। वो समझते हैं कि मरीज़ बेहोश हो गया, पता नहीं अब इसको होश आएगा या नहीं आएगा। और आईसीयू में जो इसकी केयर हो रही होती है इनिशियली, तो हम उसको अगर ज़्यादा सीरियस पेशेंट हो तो उसको वेंटिलेटर के ज़रिए उसको वेंटिलेट करते हैं उसको, ताकि ब्रेन को ऑक्सीजन वगैरह अच्छे तरीके से मिलती रहे। उसके साथ जो ब्रेन के अंदर जो प्रेशर होता है उसको कम करने के लिए इलेक्टिव वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है 2-3-4 दिन के लिए इनिशियली। अगर बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट हो तो उनको हम वेंटिलेटर पे रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट जो
मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट है उनमें इंजरी इतनी सीवियर नहीं होती। उनको इनिशियली आईसीयू में 1-2 दिन के लिए रखते हैं, जब थोड़ा सा उनका कॉन्शियस लेवल बेहतर हो जाता है फिर उनको वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं ग्रेजुअली। उनको जब ठीक हो जाते हैं तो घरों को डिस्चार्ज कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में जो उन्होंने पूछा है, मेरा ख्याल है कि अगर पेशेंट अगर बेहोश भी है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, उसमें अच्छे चांसेस होते हैं कि अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रही है तो ठीक हो जाएगा। व्यूअर्स, डॉक्टर साहब ने जो बातें आपके सामने की हैं उसमें एक लफ्ज जो मैं भी इस्तेमाल कर, आईसीयू। अब तो आम आदमी को भी पता है, किसी हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, दिल का मरीज है, कोई और सीरियसली बीमार है तो उसको आईसीयू एक अलग सेक्शन होता है जहां बहुत ज्यादा इंटेंसिव केयर दी जाती है और ऐसे यूनिट्स को आईसीयू कहते हैं। मेरे ख्याल में नजीर साहब के क्रेडिट के ऊपर, बशीर साहब के क्रेडिट के ऊपर एक बहुत बड़ी बात है कि मेरे ख्याल में लाहौर में पहला आईसीयू का यूनिट जो था वो जनरल हॉस्पिटल में न्यूरोसर्जरी के यूनिट में ही बना था। और उसमें मुझे पता है कि प्रोफेसर बशीर साहब ने और उनके बाद प्रोफेसर नजीर साहब ने उसको डेवलप करने में बहुत बड़ा हिस्सा लिया है। और उसमें मेरे ख्याल में बेशुमार लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने डोनेट भी किया है, कंट्रीब्यूट भी किया है। ये चीजें भी एक अप्रिशिएट करने वाली होती हैं। एक आदमी एक हॉस्पिटल के अंदर जाता है, एक हॉस्पिटल के अंदर जाता है और कोई चीज डोनेट कर। डॉक्टर साहब, यहां छोटा सा एक चीज जो है बीच में आ जाती है कि पब्लिक का आपके जैसे इंस्टीट्यूट है, इनको डेवलप करने में कितना रोल हो सकता है या कितना? एक सिर्फ कॉल लेने के बाद से। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। कौन साहब बोल रही हैं? जी, मैं आमना बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी आमना साहब, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। हमें खुशी, आप प्रोग्राम वॉच कर रहे हैं, उसमें हिस्सा ले रहे हैं और आप हमें कॉल करने, क्या कहना चाहेंगी आप? मुझे डॉक्टर साहब से सवाल करना था। मेरा अभी कुछ 6-7 माह पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था जी, और मेरे सर पे चोट आई थी। जी जी। उसमें सर के पिछली साइड पे जो है वो एक उभार बन गया हुआ है। तो मैंने अभी बाद में टेस्ट शेस्ट कराए हैं, लेकिन यह है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि खतरे की कोई बात नहीं है, ब्लड वगैरह जो है वो अक्सर जमा हो जाता है, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन सर वहाँ पे चूंकि सर्दियां आ रही है तो मुझे कभी कभार हल्का सा पेन होता है। जी डॉक्टर साहब, अभी तो आपका पूछ लीजिए डॉक्टर साहब से कि ये चीज खतरनाक तो नहीं है या मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? जी आमना, थैंक यू वेरी मच। अभी डॉक्टर साहब आपको जवाब देते हैं। हाँ, जैसे आपने कहा कि वहाँ बाहर सा बन गया, बाहर जो होता है जहां भी चोट लगती है ये एक नेचुरल रिस्पांस है कि वहां थोड़ा सा ब्लड और थोड़ी सा स्वेलिंग हो के एक छोटा सा बाहर सा बन जाता है, जिसको पंजाबी में गोमड़ा भी कहते हैं। तो वो ये कोई ऐसी खतरे वाली चीज नहीं होती, ये वक्त के साथ साथ खुद ही ठीक हो जाता है। ये चोट की वजह से स्किन के अंदर थोड़ा सा ब्लड लूज कर जाता है, उसके साथ थोड़ा सा एडिमा उसमें वहां डेवलप होता है, जिसकी वजह से ये चीज होती है और इससे परमानेंट कोई डैमेज नहीं होता अनटिल अनलेस के बहुत ज्यादा सीवियर इंजरी हो जिसके साथ दिमाग के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मसला हो सकता है। जैसे कि उन्होंने कहा ये ठीक ठाक है, इनको कोई घबराने की बात नहीं। अगर कभी कभार दर्द हो तो दर्द की गोली जो घरों में आप पैराडाल डिस्प्रिन मिलती है आप ले सकते हैं, लगातार दवाइयां लेने की इनको जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि हेड इंजरीज की, समझते हैं ना कि उसका मतलब ये कि एक चीज तो आपने पॉइंट आउट की कि इंटेंसिटी या वेलोसिटी कहते हैं, स्पीड कहते हैं कि जितनी रफ्तार से कोई चोट लगती है उतने ही उसके बुरे असरात होते हैं। हम आम एक बात करते हैं, मतलब घरों से छतों से बच्चे गिर जाते हैं, उनमें क्या होता है? बड़ी आम सी चोट है, शादी हुई है, फायरिंग के बारात देख रहे, छत पे चढ़े, एक बच्चा धड़ाम से जो होता है वो नीचे गिरता है, चोट लगती है। एक सिर्फ कॉल ले प्लीज। हेलो हेलो, सॉरी जी, वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रही वॉइस में। डॉक्टर साहब, हम आम बातों के की तरफ आ रहे थे कि घरों के अंदर बड़ी आम सी बात हो जाती है, बच्चे गिर जाते हैं, छत से गिर जाते हैं, समझते हैं, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं? आम तो एक चीज होती है उनको पानी पिलाया जाता है, हालांकि हम मना करते हैं पानी जो है वो नहीं होना चाहिए। एक सेकेंड। हेलो हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। कौन सा बोल रहे जी? मैं सर अफजल बात कर रहा हूँ जी। अफजल साहब, बहुत खुशी की बात है, आप इस्लामाबाद से कॉल कर रहे हैं जी, फरमाइए। सर, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि बोली जो ब्रेन ट्यूमर है वो किस तरह होता है? कौन सा ट्यूमर जी? ब्रेन ट्यूमर जी, ब्रेन ट्यूमर। जी जी, अभी उसी तरफ हम आ रहे हैं डॉक्टर साहब, थोड़ी देर में जो है अगले ब्रेक के बाद उसको डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ रहिए, आपको आपके सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा कि ब्रेन ट्यूमर क्या होता है, उसकी प्रेजेंटेशन क्या होती है, अलामत क्या होते हैं। अभी थोड़ी देर में हम उस मौजू की तरफ आ रहे हैं। शुक्रिया कॉल करने का। जी सर। ये
जो छत से गिरने के जो वाकयात हैं, ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और इंडिया के अलावा दुनिया में कहीं नहीं होते। ये हमारा कल्चर है कि बच्चों को हम उनकी केयर नहीं करते, बच्चे छत पे जाके छलांगे लगा रहे हैं, खेल रहे हैं, ये हमारे ज़हन में नहीं होता कि बच्चा गिर भी सकता है। ये चीज़ें बाहर की दुनिया में तो आपको इस तरह की हेड इंजरी नज़र नहीं आती कि कोई छत से गिर जाए, वो तो शायद शादो नाजर ही हो, कोई छत वत कोई ब्रेक हो जाए तो शायद नीचे गिर जाए, वरना तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है बच्चों में। और इसमें जब बच्चा गिरता है, अगर नीचे थोड़ी एक फ्लोर से गिरेगा, एक स्टोरी से, तो उसमें चोट इतनी ज़्यादा नहीं होती। बच्चा अगर होश में रहता है तो उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर ज्यादा हाइट से गिरेगा तो उसमें भी बहुत सीवियर इंजरीज हो सकती है। तो ज्यादातर घर डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी, उसमें 3-4 तरह की चीजें हो सकती हैं। पहले सिर्फ स्किन की इंजरी हो सकती है, स्कैल्प जिसको कहते हैं, जो ब्रेन के ऊपर जो उसमें अगर इंजरी हो तो उसमें ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है कि जिसमें सबसे ज्यादा खून की सर्कुलेशन होती है स्कैल्प में। अगर इसमें चोट लग जाए, अगर इसमें कट आ जाए तो इसकी ब्लीडिंग जल्दी बंद नहीं होती और लोग घबरा जाते हैं। और इसके लिए बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि नीचे हड्डी होती है। हम अगर जोर से किसी चीज के साथ ऊपर दुपट्टा या कोई कपड़ा लेके टाई कर दें तो वक्ती तौर पर उसकी ब्लीडिंग घर में बंद हो सकती है। फिर जब वो हॉस्पिटल में पहुंचेगा तो वहां जाके उसको प्रॉपर स्टिचिंग कर देंगे तो उसकी ब्लीडिंग वगैरह कंट्रोल किया जा सकता है। उसके साथ साथ फिर आगे स्किन के नीचे, स्कैल्प के नीचे बोन होती है। कई दफा बोन के ऊपर चोट लगे तो बोन जो है ब्रेक होकर ब्रेन के अंदर चली जाती है, उसको टेक्निकली डिप्रेस फ्रैक्चर कहते हैं। और उसके साथ अगर उसका इलाज ना किया जाए तो ऐसे पेशेंट में बाद में मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसलिए डिप्रेस फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट जरूरी है। अगर 3-4-5 मिलीमीटर से ज्यादा डिप्रेशन हो, जो ब्रेन को प्रेस कर रही हो बोन, तो उसको ठीक करना चाहिए, बोन को अपनी जगह पे सेट करना चाहिए ताकि ब्रेन के ऊपर से प्रेशर कम हो जाए। दूसरा ये होता है कि कई दफा जब बच्चा गिरता है उस वक्त तो बच्चा थोड़ी देर के लिए बेहोश होता है, लेकिन बाद में होश आ जाता है, खेलना शुरू कर देता है, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको सर दर्द होना शुरू हो जाती है। फिर दोबारा थोड़ी देर के बाद, कुछ अरसे के बाद वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के साथ साथ उसको उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि उस चोट के साथ, अगरचे उस वक्त चोट ब्रेन को बहुत ज्यादा नहीं लगी, लेकिन उसके अंदर जैसे बाहर ब्लीडिंग हो जाती है, इसी तरह अंदर अगर खून की नाली के ऊपर कोई चोट आ जाए, प्रोफेसर ये बहुत वहां हेमाटोमा बन जाता है। बहुत अहम चीज है। लेकिन इस वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। व्यूअर्स, हम ब्रेक लेते हैं। ये बहुत अहम बातें हैं जिसको हमारे आमतौर पर कहा जाता है कि खून अंदर पड़ जाना, कि ब्लीडिंग अंदर हो जाना। ये हम इस ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको फिर से एक दफा अपना जो है वो ईमेल एड्रेस और फोन नंबर जरूर बताना चाहूंगा, ताकि आप हमारे साथ जो है वो राब्ता कर सके। व्यूअर्स, हमारे टेलीफोन नंबर है 04236309048। ये फोन हाजिर है, आप कोई भी सवाल हमारे साथ कर सकते हैं। दूसरा ईमेल एड्रेस है doctoronline@kohinoor.tv। हमें आपके सवाल का, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक।